Hello everyone, this is Sanjay Kumar and welcome back to Future Flame Classes. Guys, लास्ट क्लास में मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र के जितने विभाग होते हैं उनके बारे में समझाया था और बहुत ही डिटेल से बताया था। दोस्तों, मैंने आपको उसी प्रक्रम में फॉलिकल सेल के बारे में भी बताया था। हालांकि कुछ दोस्तों ने मुझे यह कमेंट किया कि भैया थोड़ा सा इसे और डिटेल में बताइए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में अंडाशय की संख्या होता है 2 और इसी अंडाशय में एग रहता है। एग मतलब अंड। अब दोस्तों मान लीजिए कि यह आपका अंड है। क्या है दोस्तों? अंड है यानी कि एग है। इस अंड के चारों तरफ कोशिका होता है। क्या होता है दोस्तों? कोशिका। यह कोशिका जो है कई सारे संख्या में होते हैं, कई सारे संख्या में होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसी कोशिका को हम लोग कहते हैं पुटक कोशिका या फॉलिकल सेल्स। क्या कहेंगे दोस्तों? फॉलिकल सेल्स। दोस्तों, आपको पता होगा कि स्त्रियों में पाया जाता है मासिक चक्र। क्या पाया जाता है दोस्तों? मासिक चक्र। तो जब कोई लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती है, किस स्टेज में दोस्तों? प्यूबर्टी स्टेज यानी कि यौनारंभ अवस्था। तो उस अवस्था में जब उनमें मासिक चक्र स्टार्ट होता है तो यह जो फॉलिकल सेल्स हैं जिसके अंदर एग होते हैं, इनमें होता है विकास। क्या होता है दोस्तों? विकास यानी वृद्धि होता है। तो जब यह अपने आरंभिक अवस्था में होते हैं तब इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइमरी फॉलिकल। फिर थोड़े समय के बाद या कहेंगे थोड़े दिनों के बाद जब इनमें कुछ वृद्धि हो जाता है तब इसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहते हैं दोस्तों? सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद थोड़े समय के और बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह जो पूरा घटना होता है 1 महीने के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों? तो थोड़े दिनों के बाद यह जो फॉलिकल सेल्स है जिसके अंदर एग होता है कुछ और विकसित हो जाता है। कुछ और का मतलब हुआ यह जो है अपने मैच्योरिटी पीरियड में आ जाता है, यानी पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने के बाद यह कहलाता है ग्रैफियन फॉलिकल। क्या कहलाएगा दोस्तों? ग्रैफियन फॉलिकल। और ग्रैफियन फॉलिकल होने के बाद इसमें से एक जो है सो बाहर निकल जाता है। एक दोस्तों बाहर निकल जाता है, और जब बाहर निकल जाएगा यानी एक तरह से देखा जाए तो अंड का उत्पादन हो गया। तो इस क्रिया को कहेंगे ओव्यूल्यूशन। क्या कहेंगे दोस्तों? ओव्यूल्यूशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंड का निर्माण फीमेल की बॉडी में उसके जन्म होने से पहले हो जाता है। जन्म होने से पहले ही हो जाता है। दोस्तों, अब तो अंड बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया इसके बाद जो हमारा फॉलिकल सेल बच गया, या फॉलिकल सेल कुछ समय बाद यानी थोड़े दिनों के बाद पुनः अपनी आकृति को ग्रहण कर लेता है। तब जाके इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉर्पस ल्यूटियम। यह कॉर्पस ल्यूटियम इसके बाद चला जाता है यूटेरस में, और उस यूटेरस में जाकर एक वातावरण क्रिएट करता है, निर्माण करता है, जिससे अगर उस यूटेरस में कोई छोटा बेबी अगर पल रहा होगा या फिर आने वाले समय में पल रहने की संभावना है, उस केस में
यह उस बेबी के लिए एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएगा ताकि उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, यह सारी जो घटना होती है यह होता है अंडाशय में। कहाँ होता है दोस्तों? अंडाशय में। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि फॉलिकल सेल क्या होते हैं और उसके अंदर एग क्या होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हाइमेन के बारे में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाइमेन, हाइमेन को हम लोग कहते हैं योनि छद। क्या बोलते हैं दोस्तों? योनि छद। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एक झिल्ली नुमा आकृति होता है, या कहेंगे यह एक झिल्ली नुमा संरचना होता है जो फीमेल के योनि को कवर करता है। कवर का मतलब ढक कर रखता है, ढक कर रखता है। देखिए दोस्तों, हाइमेन, हाइमेन जिसे हम कहते हैं योनि छद, यह योनि छद जो है एक प्रकार का झिल्ली होता है जो कि फीमेल के वजाइना को, वजाइना यानी कि योनि को ढक कर रखता है। ढक कर यानी उसे पूरी तरह से कवर करके रखता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी कोई फीमेल, चाहे कह सकते हैं कोई गर्ल, अगर अपने मेल पार्टनर का चुनाव कर चुकी है और उस कंडीशन में जब पहली बार फिजिकल रिलेशन बनाती है तो उस दौरान मेल के द्वारा प्रथम इंटरकोर्स के दौरान ही यह जो हाइमेन है यानी कि जो योनि छद है सो फट जाता है, या कह सकते हैं थोड़ा सा टॉर्न हो जाता है। और जब यह फट जाता है या कहेंगे जब टॉर्न हो जाएगा, उस केस में वजाइना के द्वारा ब्लीडिंग होगा। क्या होगा दोस्तों? ब्लीडिंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब यह हाइमेन फट जाता है या कहेंगे टॉर्न हो जाता है प्रथम इंटरकोर्स के दौरान ही, तब उसे हम या कहेंगे उसके दौरान जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, हालांकि प्रायः पहली बार सेक्स करने पर या कहेंगे संभोग बनाने पर यह हाइमेन फट जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यह हमेशा हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि यह हमेशा हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज के न्यू जनरेशन में जो गर्ल होती है या कई प्रकार की एक्टिविटी करती है, जैसे कि साइकिल चलाना, लंबी छलांग लगाना, तो इन सब कारणों की वजह से यह जो हाइमेन होता है यह पहले से ही टॉर्न हो जाता है। टॉर्न का मतलब फट जाता है, जिस कारण से यह ब्लीडिंग नहीं देता है। यानी कि जब पहली बार इंटरकोर्स होगा तो वहां पे ब्लीडिंग नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, कई बार कुछ पुरुष जो है संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित होते हैं, जो कि यह सोचते हैं कि अगर कोई गर्ल जो है यानी कि जिससे वे रिलेशन बनाते हैं उसके द्वारा पहली बार सेक्स के दौरान अगर ब्लीडिंग हो रहा हो तो वे लोग कहते हैं कि वह गर्ल जो है वर्जिन है। वर्जिन का मतलब कंवारी है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यह
अक्सर होता है, लेकिन हमेशा हो यह कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वजह से कभी भी आप या आपके साथ में जो भी दोस्त रहते हैं उनको आप समझा सकते हैं कि हर बार यह घटना हो कोई जरूरी नहीं होता है। हम लोग इसके सबूत के कह सकते हैं कि इसके आधार पर यह नहीं कह सकते हैं कि कोई गर्ल जो है वर्जिन है या फिर वर्जिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम हाइमेन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम एक और सीरियस मुद्दे के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई बार हम अपने समाज में देखते हैं कि किसी फैमिली में किसी महिला को लगातार केवल कह सकते हैं कोई महिला जो है वो लगातार गर्ल को जन्म देती है, जिस वजह से समाज में या फिर उस परिवार में उस महिला को हीन दृष्टि से देखा जाता है और अक्सर यह कहा जाता है कि वह महिला ही जिम्मेदार है लड़की के जन्म होने के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी बच्चे का लिंग क्या होगा, यानी कि वह बच्चा गर्ल होगा कि बॉयज होगा, यह डिपेंड करता है पिता के गुणसूत्र पर। किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? पिता के गुणसूत्र पर। इसमें माँ का कोई रोल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, पिता यानी कि फादर और माता यानी कि मदर। देखिएगा दोस्तों, पिता के अंदर पाया जाता है स्पर्म और माता के अंदर पाया जाता है एग, यानी हम कह सकते हैं ओभम, अंडाणु। अब देखिएगा दोस्तों, इनमें जो है 23 होते हैं गुणसूत्र। कितने होते हैं? 23 होते हैं गुणसूत्र। और ओभम, इसमें भी होते हैं 23 गुणसूत्र। लेकिन इस 23 गुणसूत्र में अगर हम पिता की बात करें तो 22 प्लस क्या होंगे? x। कितने होगा? 23। या फिर 22 अब प्लस क्या होते हैं? y। कितने होगा? 23। ध्यान दीजिएगा, एक पुरुष के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम की संख्या होता है वह होता है 23, जिनमें से 22 प्लस x होता है और 22 प्लस y होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 22 प्लस x या फिर कहेंगे 22 प्लस y। जबकि एक महिला के अंदर यानी माता के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम की संख्या होता है वह होता है 22 प्लस x। केवल क्या होगा दोस्तों? 22 प्लस x। अब ध्यान दीजिएगा, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब जिसे हम कहते हैं डिंबवाहिनी नली, डिंबवाहिनी नली क्या बोलते हैं दोस्तों? डिंबवाहिनी नली। इस नली में स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो मिलने की क्रिया को कहते हैं निषेचन, और उसी के बाद जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस 22 प्लस x है, यहां पर भी क्या है? 22 प्लस x, तो 22 से तो 22 कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर x जाके x से मैच किया, यानी कह सकते हैं पिता का x माता के जाके x क्रोमोसोम से मैच किया, तब जाके आपको गर्ल का जन्म होगा। लेकिन माता के अंदर तो ऑलरेडी x है और पिता का y क्रोमोसोम जाके अटैच हो गया, तब जाके बॉयज का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखा जाए तो इनमें माँ का कोई रोल नहीं होता है।
सारा का सारा जो रोल होता है वह डिपेंड करता है पिता के क्रोमोसोम पर। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है अपने आसपास अगर ऐसी घटना हो रहे होंगे तो आप समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ऋतुस्राव के बारे में। हालांकि इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी बातें हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मासिक चक्र, इसी को हम लोग कहते हैं ऋतुस्राव। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? मेंस्ट्रुएशन। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई गर्ल जो है अपने यौनारंभ को कहेंगे प्यूबर्टी स्टेज, तो जब वह प्यूबर्टी स्टेज में आ जाती है तो उनमें मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है। और यह चक्र जो है तकरीबन 28 से 29 दिनों तक होता है। यह चक्र जो है 28 से 29 दिनों तक होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यह बदलते रहता है। यानी कि किसी फीमेल में 28 से 29 होता है, किसी में 2 दिन बढ़ सकता है, किसी में 2 दिन घट सकता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब पहली बार मासिक चक्र होना स्टार्ट होता है किसी गर्ल में, तो इस चक्र के अंतिम दिनों में, कहेंगे इस चक्र के अंतिम दिनों में ब्लीडिंग होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब यह हुआ कि वजाइना के माध्यम से रक्त जो है बॉडी के बाहर चला आता है, और इसी ब्लीडिंग की क्रिया को हम लोग कहते हैं रजोदर्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? रजोदर्शन। इसे इंग्लिश में कहते हैं मेनार्की। मिनार्की क्या कहेंगे दोस्तों? मिनार्की। तो आप लोग समझ गए रजोदर्शन क्या है। क्या कहेंगे दोस्तों कि जब भी फीमेल में मासिक चक्र स्टार्ट होता है तो उसके अंतिम दिनों में वजाइना के माध्यम से ब्लीडिंग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रजोदर्शन या मिनार्की। यानी कि यह जो रजोदर्शन है प्यूबर्टी यानी कि यौनारंभ की अवस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई फीमेल 45 से 50 वर्ष की अवस्था में आती है तो यह रजोदर्शन की क्रिया बंद हो जाती है। रजोदर्शन की क्रिया बंद हो जाती है और इस घटना को कहते हैं रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति क्या कहेंगे दोस्तों? रजोनिवृत्ति। इंग्लिश में कहते हैं मेनोपॉज। इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? मेनोपॉज। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर समझते हैं। महिला के अंदर पाया जाता है ऋतुस्राव, यह 28 से 29 दिनों तक होता है, और जब महिला में यह मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है तो उसके अंतिम दिनों में वजाइना के माध्यम से ब्लीडिंग होता है, जिस घटना को हम लोग कहते हैं रजोदर्शन यानी कि मिनार्की। अब यानी कहेंगे इसके बाद जब उसकी उम्र, इन किसी महिला की उम्र 45 से 50 साल हो जाता है, तब यह रजोदर्शन की क्रिया रुक जाती है और उस घटना को कहते हैं रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि फीमेल के अंदर यानी फीमेल की बॉडी में आपको बताए थे
रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक भाग होता है यूटेरस। क्या होता है दोस्तों? यूटेरस। अब मान के चलिए कि यह आपका यूटेरस है और इसमें जो है कोई बेबी पल रहा है। ठीक है दोस्तों, बस एज्यूम कीजिए, आप लोग एज्यूम मतलब कल्पना कीजिए। मैं डायग्राम तो अच्छे से नहीं बना सकता लेकिन समझा जरूर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए इसके अंदर कोई छोटा बेबी जो है पल रहा है। तो जब पलता है तो इसमें एक सतह होता है, जिस सतह को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेसेंटा। मतलब जो एक संरचना होता है जहां पे बेबी पल रहा होता है, उसकी निचली सतह से और साथ साथ ऊपरी सतह पर भी एक संरचना पाया जाता है। एक कह सकते हैं सरफेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। मान लेते हैं यह जो भाग है हमारा, यह प्लेसेंटा है। क्या है दोस्तों? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में कहते हैं अपरा। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपरा। और इसके अंदर जो बेबी पल रहा होता है, जो बेबी पल रहा होता है, उसका जो नाभि होता है, क्या होता है दोस्तों? नाभि। यानी उस छोटे बच्चे का जो नाभि होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नाभि रज्जु, वह नाभि रज्जु, मान लीजिए बेबी हो गया और इसके अंदर जो बच्चा पल रहा होता है, उसका नाभि जो है इस प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। नाभि प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है और इसी नाभि रज्जु के द्वारा, नाभि रज्जु के द्वारा इस बेबी को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो भी खनिज लवण है उसकी प्राप्ति होती है, न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति होती है, विटामिन की प्राप्ति होती है। माँ जो भोजन करती है वो भी इस बच्चे को प्राप्त होता है। किस माध्यम से? प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है, यानी कहेंगे नाभि रज्जु के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इस बेबी के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है, वो अपशिष्ट पदार्थ भी इस नाभि के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस नाभि के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने अपना समय देकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।